Hello and good morning everyone. I welcome you all Eduverse News Analysis. Today is 27 Feb 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ एज यू कैन सी फ्रंट पेज में ऐसी हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो. नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ. यहाँ पर ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे. नाउ इस आर्टिकल में पहले हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं. क्या कह रहा है कि आप सभी को पता है एज अ पार्ट ऑफ G20 कैलेंडर इंडिया में 6 to 8 फेब को, यहाँ पे 6 to 8 फेब तक हमने क्या किया, एनर्जी का इंडिया वीक यहाँ पे सेलिब्रेट किया. ठीक है ना, इंडिया एनर्जी वीक. ठीक है, ये इवेंट हुआ था, ये बेंगलुरु में ये पूरा इवेंट हुआ था. ठीक है, इस इवेंट में हमने क्या बात करी, हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है. क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना है. इसी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने में यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि सोलार कुकर स्टॉव को पब्लिश किया. आपको यहाँ पे पहले न्यूज़ समझिए. न्यूज़ क्या है कि 6 to 8 फेब तक हमने यहाँ पर इंडिया का एनर्जी वीक बेंगलुरु में इसको ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ एज अ पार्ट ऑफ G20 कैलेंडर. और इस इवेंट में ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे क्या पब्लिश किया, सोलार कुकर स्टॉव, है ना. अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा इसमें मेन फोकस किया गया है इस आर्टिकल में कि हाउस होल्ड में जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है उस पर मेनली फोकस किया गया है. अगर हम पुराने टाइम में देखें, जो हाउस होल्ड में जो एनर्जी का कंजम्पशन होता था, पहले हम चूल्हा वगैरह यूज़ करते थे. ठीक है ना, चूल्हा वगैरह मतलब कि हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते थे. फॉसिल फ्यूल इन द सेंस हम लकड़ी का यूज़ करते थे. ठीक है, और लकड़ी जब वुड्स का जब हम यूज़ करते थे उसके लिए हम क्या करते थे, यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन होता था. क्या होता था, डिफॉरेस्टेशन होता था, पेड़ों की कटाई की जाती थी, तभी तो आपको लकड़ियाँ मिलेंगी. उसके बाद ये जो सिस्टम था जिसमें हम फॉसिल फ्यूल यूज़ करते थे, इसके लिए यहाँ पर क्या होता था, ये टाइम टेकिंग भी था, है ना. विमेंस को यहाँ पे जाना पड़ता था, लकड़ियाँ पूरी इकट्ठी करनी पड़ती थी और उसके बाद उसको यहाँ पर वो लोग जलाती थी, उसको यूज़ करती थी. थर्ड, इसमें हम प्रॉब्लम की बात करें तो इसमें क्या होता था, विमेन में जो हेल्थ इश्यूज थे, जो स्मोक निकलता था, है ना, स्मोक के कारण उनको बहुत सारी जो हेल्थ इश्यूज थे उसको भी फेस करना पड़ता था. तो इसी के अल्टरनेटिव में, हम फॉसिल फ्यूल्स के अल्टरनेटिव में गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पर हम LPG को लेकर आए. अब LPG तो ठीक है, इसमें हमारा स्मोक नहीं निकल रहा है, सारी चीज़ें हैं. ठीक है, हमारी ये जो प्रॉब्लम्स थे हमने इसको सॉल्व करी. बट इसके साथ इशू क्या आ रहे थे, इशू की अगर हम बात करें तो इसका पहला इशू क्या, रीफिल इशू, है ना. इसको रीफिल करने का, क्योंकि हर महीने हमने जितना ज़्यादा उसको यूज़ किया वो ख़त्म हो जाता है, उसका रीफिल का इशू आता. दूसरा, इसमें ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं था, है ना. इसके जो कॉस्ट थे वो बहुत ज़्यादा थे. अगर हम इसमें इस आर्टिकल में बहुत बताया गया है कि पहले तो अगर हम नेहरू एरा में देखें तो उसमें भी क्या किया था, हमने सोलार कुकर के बारे में यहाँ पे बात की कि हम सोलार कुकर लेकर आएंगे. गवर्नमेंट ने इवन सब्सिडीज भी प्रोवाइड करी, बट उनका ये जो प्रोग्राम था वो फेल हो गया. ओके, अगर हम आगे बात करें तो हमारी जो NPL है उन्होंने यहाँ पे किया, अप्लाइड साइंस को यहाँ पे किया और एक प्रोग्राम क्या लेकर आए 1953 में, स्मोकलेस चूल्हा लेकर आए. क्या लेकर आए, स्मोकलेस चूल्हा लेकर आए. बट यहाँ पर ये प्रोग्राम भी क्या हुआ, यहाँ पर फेल होता दिखाई दिया. कि हमने इसमें ये कहा था कि हम स्मोकलेस चूल्हा लेकर आएंगे, जैसे कि एक माइंडसेट बना हो ना हमारे रूरल इंडिया में कि हमें क्या खाना जो हमारा चूल्हा में ही बनना चाहिए. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम स्मोकलेस चूल्हा लेकर आएंगे, जिससे क्या होगा कि जो पीपल है उसको, यहाँ पे रूरल पीपल स्पेशली, वो क्या करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, है ना. चूल्हा जैसा भी है और जो स्मोक होगा वो भी कैसा होगा, कम होगा. तो ये 1953 में आया था, ये हैदराबाद इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरी ने इसको बनाया था. बट अ ब्रेन चाइल्ड ऑफ इस डायरेक्टर स्मोकलेस किचन फॉर मिलियंस, उनका ये मेन मोटिव था, ऑब्जेक्टिव था कि हम क्या करेंगे, जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो वो स्मोक चूल्हा का यूज़ करते हैं जिसके कारण स्मोक होता है, तो हम ये स्मोकलेस चूल्हा लेकर आएंगे जिसके कारण यहाँ पर जो हमारी किचन है वो कैसी हो जाएगी, स्मोकलेस हो जाएगी. बट प्रॉब्लम कहाँ आई इसमें, इस चूल्हा का जो डिज़ाइन था उसको डेमोन्स्ट्रेट करने में, है ना. उसमें यहाँ पे डिज़ाइन में और उसकी ड्यूरेबिलिटी में यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, जिसके कारण यहाँ पे जो रूरल वुमेन थी इसको उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया. ओके, अब इसके बाद यहाँ पे इम्प्रूव वर्जन ऑफ चूल्हा आता है 1980s की हम बात करते हैं. यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे 1973 में ऑयल की क्राइसिस भी आया, जिसके कारण हमारा मेन अटेंशन कहाँ गया कि हमें क्या करना है, ऑयल को, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है उनको सेव करना है, जैसे कोल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, इन सब का हमें क्या करना है, यूज़ करना है और उनको हमें सेव करना है. इसी के चलते यहाँ पे
जो रूरल वुमेन थे उन्होंने अल्टरनेटिव्स यूज़ करे। अल्टरनेटिव्स मतलब कि जैसे कि काउ डंग इनका यूज़ करने लगे, ठीक है ना, स्टोव में। और जो फायरवुड है इसका यहाँ पे ज़्यादा वो क्या करने लगी, यूज़ करने लगी। फिर 1980s की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इम्प्रूव्ड चूल्हा है ना, मतलब कि नया वर्जन ऑफ इम्प्रूव्ड चूल्हा है। अब इसमें ये जो पॉलिसी आई एक नेशनल एनर्जी पॉलिसी के अंडर, यहाँ पे 1980s में गवर्नमेंट ने यहाँ पे इम्प्रूव चूल्हा लेकर आए। अब यहाँ पर मिल गया द प्रोग्राम सॉट टू चेक डिफॉरेस्टेशन बाय रिड्यूसिंग फ्यूल wood consumption, also benefit women health and financial. It was launched in 23 states and 5 union territories. अब इसमें जो है इस इम्प्रूव चूल्हा में गवर्नमेंट ने 50% यहाँ पे इंसेंटिव्स भी और सब्सिडीज भी प्रोवाइड करी। यहाँ पे गवर्नमेंट ने 50% ऑफ सब्सिडी भी प्रोवाइड करी, बट फिर भी ये जो है ज़्यादातर मतलब कि सिर्फ ये कितने घरों तक पहुंचा, सिर्फ 32 मिलियन होम तक ये जो है लोगों ने इसको क्या किया, अडॉप्ट किया। इसका जो पोटेंशियल था वो उसका मेन पोटेंशियल था कितना, 120 मिलियन पीपल तक हमें क्या करना है, इसको पहुंचाना है, ठीक है। मतलब 2001 तक इसका जो 120 मिलियन पीपल ने इसको अडॉप्ट किया। बट फिर भी इसमें धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम आने लगी, यहाँ पर ये जो था ये भी फेल हुआ। इसके फेलियर के कारण क्या थे कि जो स्टोव का कंस्ट्रक्शन था उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई। दूसरा इसकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट थी। ये जो इम्प्रूव चूल्हा लेकर आए थे इसकी जो कॉस्ट थी मेंटेन करने की वो भी बहुत ज़्यादा थी। थर्ड इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा करप्शन भी देखा गया, मतलब जो ब्यूरोक्रेटिक करप्शन है उसको भी यहाँ पे फेस करना पड़ा, क्योंकि गवर्नमेंट जो यहाँ 50% यहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, तो जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा इसमें क्या किया, करप्शन किया, जिसके कारण से ये जो हमारा इम्प्रूव चूल्हा ये हम स्कीम लेकर आए थे, ये जो पॉलिसी लेकर आए थे वो भी क्या हुई, फेल हो गई। ओके, अब देखिए हमारा मेन टारगेट क्या है इस साल का, कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो मेन फोकस है अब किस में है, यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी पे। क्यों, क्योंकि जैसे कि हम बात करते हैं कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है ना, नेचुरल गैस है, ये ऐसे सोर्सेस हैं जो एक टाइम पर क्या हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, है ना। इनका मतलब कि ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब हमारा जो मेन फोकस है हमें क्या करना है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे करना है। जैसे कि यहाँ पे सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, इनसे जो एनर्जी जनरेट होती है। तो हमें क्या करना है, मेन फोकस अब इन पर करना है, ताकि हम क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कार्बन का एमिशन है उसको यहाँ पर रोक सकें, ठीक है, हम क्लीन एनर्जी की तरफ यहाँ पे मूव कर सकें। जो हमारी ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है इनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि यहाँ पे ये जो एनर्जी है इनमें आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, ये कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, तो इस साल अब देखिए जो गवर्नमेंट है अब उनका जो मेन फोकस है, अब ना तो वो LPG लेकर आ रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, उनका मेन फोकस किस पर है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो देखिए अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की बात करते हैं, अब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं इन पर भी फोकस किया गया था। यहाँ पर गवर्नमेंट हमारी जो सोलार कुकर है इसको लेकर आई थी, बट ये जो सोलार कुकर स्टॉप से इनके साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर हम कॉस्ट देखें तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कि जो स्टॉव है वो कितना क्लेम कर रहा है, प्राइस 15,000 रुपीज़। अब आप क्या 15,000 रुपये का जो 15,000 रुपीज़ है, इसका मतलब इतने रुपीज़ का आप क्या स्टॉव खरीदने जाएंगे? क्या ये जो रूरल पीपल में लोग हैं, है ना, रूरल पीपल हैं, रूरल विमेन है, क्या वो उसको परचेस करने जाएंगी? नहीं, है ना। तो पहली प्रॉब्लम क्या आ रही है, हमारी कॉस्ट की। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो सोलार कुकर स्टोव होते हैं इसमें जो कुकिंग होती है ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, इसमें खाना जो है बहुत धीरे मतलब कि क्या होता है, कुक होता है। इसलिए ये 2-3 चीज़ें यहाँ पे क्या हो रही, इशू आ रही, जिसके कारण जो हमारी नेहरू गवर्नमेंट थी वो भी यहाँ पे सोलार कुकर लेकर आई थी, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब मेन इशू इसमें यही आ रहा है कि हम यहाँ पे प्रोग्राम सारी चीज़ें लेकर तो आ रही, गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लेकर आ रही, पॉलिसीज़ लेकर आ रही, बस मेन प्रॉब्लम ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, है ना। क्या क्योंकि प्रॉब्लम इसमें स्पेशली ये आ रही कि जो रूरल वुमेन है, पहला तो ये ह्यूमन बिहेवियर, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो क्या कर पा रहा है, ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर पा रहा। दूसरा यहाँ पे कॉस्ट, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें कैसी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब देखिए हर जगह हमारा क्या हो रहा है इस टाइम पर, हम जो फॉसिल फ्यूल्स है इनका यूज़ करते हैं, हम कुकिंग में फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी में, अगर हम कूलिंग एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में भी वो कहाँ से जनरेट होती है, कोल से ही जनरेट होती है, तो वहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं।
व्हीकल्स में बात करें तो हम पेट्रोल और डीजल का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन का एमिशन हो रहा है। अब इसी एमिशन को हमें क्या करना है, रोकना है। इसलिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, सोलार कुकर स्टॉप्स लेकर आ रहे हैं। मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं हम इन पर फोकस कर रहे हैं, ताकि हम इनका ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, यूज कर सके। इससे क्या होगा, हमारा कार्बन जो क्रेडिट है वो इंक्रीज होगा। हम कार्बन क्रेडिट्स यहाँ पे जनरेट करेंगे और इवन हम इसको कार्बन मार्केट में भी क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरा आर्टिकल था। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिड्यूसिंग पेन। अब इस आर्टिकल में मेनली किसकी बात की गई कि हम बात करते हैं किसकी, जेंडर इक्वालिटी की, है ना। अब जेंडर इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी के बीच में जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। जब तक हम यहाँ पर ये जो भी कंस्ट्रेंट्स है, रुकावटें हैं, जब तक हम इसको यहाँ पर रिमूव नहीं करेंगे तब तक हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ मूव नहीं कर सकते। ओके, तो आपको यहाँ पे जो मेन क्रक्स है आर्टिकल का वो समझ में आया। अब इसमें यही बात की जा रही है, अगर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो विमेन्स को लेकर, मतलब कि विमेन जो है आज के टाइम पे उनको बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मैनी बैरियर्स ऑन द रोड ऑफ जेंडर इक्वालिटी हैव बीन रिमूव्ड बट मैनी रोड लॉक रिमेन्स। विमेन हैव फॉट हार्ड टू गेट द प्रेजेंट वैन थैंक्स टू हायर एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटी। ना गवर्नमेंट है आज के टाइम पे देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में और वर्क अपॉर्चुनिटीज भी क्या की जा रही है, विमेन्स को यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि जो विमेन का पार्टिसिपेशन है हर सेक्टर में वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। क्या हो रहा है यहाँ पर, हर सेक्टर में, वर्क फोर्स की बात करें, लेबर फोर्स की बात करें, एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ है, ठीक है ना। हर सेक्टर में यहाँ पर क्या हो रहा है, विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो हमें इंक्रीज होता दिखाई दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे ये आर्टिकल क्यों आया है, हमने कल या परसों ही बात की थी एक आर्टिकल की कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में क्या की गया था, पिटीशन फाइल की गई थी। पिटीशन फाइल की थी तो उस पिटीशन में ये कहा गया कि विमेन को क्या करना है, आप जो मंथ में 2 दिन का यहाँ पे क्या कीजिए, मेंस्ट्रुअल वीक जो है, मेंस्ट्रुअल लीव उनको प्रोवाइड कीजिए। मेंस्ट्रुअल लीव क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें यहाँ पे वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल के पीरियड्स होते हैं। इस पीरियड्स में जो स्टार्टिंग की 2 डेज होते हैं मेनली बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पे एक लॉ स्टूडेंट ने वहां पर पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि मतलब वर्क फोर्स में वुमेन को क्या किया जाए, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव एटलीस्ट 2 डेज का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। ओके, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में गई बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ये जो इशू है किसके पास लेकर जाइए, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के पास लेकर जाइए। क्यों, क्योंकि जो इशू है हम इसमें, ठीक है, हम अपना फैसला सुना भी देते हैं, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं, फैसला सुना, बट इस इशू के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे क्या है इसके डायमेंशंस हैं। अगर हम एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर दूसरी चीज हमें खराब होती समझ में आएगी। हम इंडिया की बात करें, आप दूसरी कंट्रीज को इंडिया से कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर हम दूसरी कंट्री, हम बाल्टिक कंट्रीज की यहाँ पे बात करते हैं और इंडिया की बात करते हैं तो बाल्टिक कंट्रीज, वहां पे सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है किसका, पॉपुलेशन का। उनकी पॉपुलेशन क्या है, पहले से ही क्या है, कम है। वहां पे ऑलरेडी क्या है, विमेन 70 to 80% हमें उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है वर्क फोर्स में। एजुकेशन में हमें उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है प्रॉपर। हेल्थ सेक्टर में उनका हमें मतलब कि जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। अगर वहां पर ऐसी पॉलिसी लेकर आते हैं तो उनके लिए हम कह सकते हैं हाँ ये अच्छी है, ठीक है। एक इंस्टांस में अगर हम देखें, फर्स्ट इंस्टांस में तो हमें ये पॉलिसी अच्छी लग रही है, बट इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। सेकेंड थिंग, अभी सिर्फ हमारे इंडिया की बात करें तो सिर्फ 20 to 30% है। आप देखिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा जा रहा है सिर्फ 26 to 19% ही क्या है, वुमेन का यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन है, ठीक है। तो सिर्फ 20 to 30% क्या है, वर्क फोर्स में हमें विमेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। इवन एजुकेशन सेक्टर में हम बात करें तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऑलरेडी इंप्रूवमेंट हो रहा है, अभी भी पूरा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। विमेन टोटली यहाँ पे, विमेन को यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा रही, आपको यहाँ पे ये फैक्ट याद रखना है ना। तो यहाँ पे देखिए एजुकेशन में भी उनका जो पार्टिसिपेशन है वो कम है। अब जैसे कुछ विमेन से जो एजुकेटेड तो हैं, ठीक है, बट पहले प्रॉब्लम इनके साथ क्या जाती है कि उनको फिर उनके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती, उनकी जो स्किल्स है उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब नहीं मिल पाती। जॉब अगर उनको मिल भी गई तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ जाती है, सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। क्या, यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो किसी भी कंपनी में गई, हम यहाँ पे एक कंपनी है जो यहाँ पर क्या कर रही है, एम्प्लॉयज को हायर कर रही है। अब यहाँ पे उनके पास 2 कैंडिडेट है, एक यहाँ पे वुमेन और दूसरा है एक मेल, ठीक है, मेल है एक फीमेल है। अब वो किसको प्रेफरेंस देंगे, ऑब्वियसली वो मेल को प्रेफरेंस देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि उनको ही पता है कि अगर हमने वुमेन को लिया तो पहला तो हमें उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करनी पड़ेगी, हमें वो पूरा स्टेटस देखते कि वुमेन मैरिड है या नहीं है, ठीक है।
मैरिड नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर मैरिड नहीं है तो इन फ्यूचर उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पर अब मेंस्ट्रुअल लीव की बात की जा रही है तो हर महीने ऑलरेडी वो क्या करते हैं, यहाँ पे संडे सैटरडे वीक ऑफ रहता है, और अगर इस तरीके की चीजें आए तो उनका क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा यहाँ पे लीव प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और जब एक्स्ट्रा लीव प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो पूरा इफेक्ट होगा अब किस पर पड़ेगा, उनके वर्कफोर्स पर, उनका जो काम है उस पर, इन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो वो ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, मेल पे देंगे। वो ना चाहते हुए भी क्या करेंगे, मेल को प्रेफर करेंगे यहाँ पर। अब देखिए विमेन की यहाँ पे बात आ गई। अब अगर विमेन एजुकेटेड भी हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी आ गई, जॉब नहीं मिलती, अगर जॉब मिल भी गई तो उसका सिक्योरिटी का इशू। तीसरा यहाँ पे शादी, सबसे बड़ा मैरिज, कि शादी के बाद क्या उनकी फैमिली उनको अलाउ करती है जॉब के लिए या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड आ गया फैमिली। तो ये सारी क्या है, इश्यूज हैं विमेन के साथ ऑलरेडी। यहाँ पे कई बार जो विमेन होती हैं वो एजुकेशन तो ले लेती हैं, बट क्या वो इतनी एजुकेशन लेती हैं, वो ये सोचती है कि हमने इतनी एजुकेशन ले ली है कि हमारा जो बच्चा होगा हम उसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, मतलब कि हम क्या है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एजुकेटेड पेरेंट्स हो सकते हैं। बट उनका कोई भी यहाँ पे मोटिव नहीं होता, इंटेंशन नहीं होता कि वो क्या करें, किसी भी वर्क फोर्स में पार्टिसिपेट करें। ओके तो देखिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे इशू है। तो अगर हम इस तरीके के यहाँ पे मैटरनिटी लीव यहाँ पे लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा, जो एक ये क्या करेगा, डिसइंसेंटिवाइज करेगा किसका, विमेन का पार्टिसिपेशन इन वर्कफोर्स। विमेन की जो हायरिंग है उसको ये क्या करेगा, यहाँ पे डिसइंसेंटिवाइज करेगा। अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर टैक्स एंड कंटेस्ट में भी एक आर्टिकल इससे रिलेटेड है। देखिए वहां पर बताया गया कि जो हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं तो जैसे स्पेन है, वहां पर सेक्सुअल हेल्थ राइट्स वुमेन को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। एशिया में जापान ने कब इंट्रोड्यूस किया था, 1920s में, एंड 1940s में वो लेबर लॉ लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने विमेंस को जो पीरियड्स होते हैं तो स्टार्टिंग के जो 2 दिन होते हैं जब विमेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है तो वो क्या कर सकती हैं, लीव ले सकती हैं। इंडोनेशिया में भी उनकी 1948 में उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और 2003 में उन्होंने क्या किया था, उसको अमेंड किया था, जिसमें उन्होंने स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं तो उनको वहाँ पे लीव प्रोवाइड की गई। ओके इवन जो हमारी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, अफ्रीकन नेशन जैम्बिया, वहाँ भी क्या है 1 डे का प्रोविजन है, विमेन को यहाँ पे 1 डे की वो क्या कर सकती है, लीव ले सकती है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया में भी यहाँ पे 2 स्टेट्स हैं, बिहार एंड केरला। तो बिहार और केरला में भी बिहार की बात करें तो जब यहाँ पे लालू प्रसाद की गवर्नमेंट थी 1992 में, तो उन्होंने यहाँ पे पॉलिसी जो मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी उसको इंट्रोड्यूस किया था और विमेन को यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड की थी। ओके केरला में भी यहाँ पे प्रोविजन है कि आप क्या कर सकते हैं, विमेन को वहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करेंगे। ओके तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे मेन हम ये कह रहे हैं कि ठीक है हमने इशू की बात कर ली, अब इशू के साथ साथ यहाँ पे हमें वे फॉरवर्ड भी देखना पड़ेगा। हम इस पॉइंट को यहाँ पर ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि अगर हमें विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है वर्क फोर्स में तो हमें क्या इंश्योर करना होगा, उनके जो राइट्स हैं वो भी यहाँ पे क्या करना होगा, इंश्योर करना होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे काम करने जाती हूँ, अगर मुझे ये लगता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे मेंस्ट्रुअल लीव यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी तो मतलब मैं यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगी वर्क को करने के लिए, है ना, ठीक है। तो ये बात हो सकती है। अब इसके अल्टरनेटिव्स की अगर हम बात करें, वे फॉरवर्ड में हम बात करते हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, इससे कुछ अल्टरनेटिव, जैसे कि जो 2 डेज यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड की जा रही है उसकी प्लेस पर आप जो संडे और सैटरडे जो ऑफ दिया जा रहा है आप उसको यूज़ करिए, है ना। आप जो संडे और सैटरडे दिया जा रहा है वो यूज़ करें, या फिर आप वर्क फ्रॉम होम इसको प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये अभी हमें देखना होगा कि इसमें आगे क्या निकल कर आता है, बट हमें ये जो इशू है इसको यहाँ पे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरीके से हमें वुमेन्स का जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको यहाँ पर इंक्रीज करना है। इवन जैसे कि हम जोमेटो की बात करते हैं, स्विगी की बात करते हैं, उन्होंने भी यहाँ पे मेंस्ट्रुअल लीव प्रोवाइड करके रखी है, ठीक है। बट ये क्या है, प्राइवेट कंपनीज है, इनको इतना ज़्यादा यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके नेक्स्ट बात करें, आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी इन OTT रेगुलेशन। अब ये OTT रेगुलेशन क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। एज वी ऑल नो, जैसे कि हम यहाँ पे वेब सीरीज़ देखते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया वेब सीरीज़ का, है ना, मूवीज़ का। तो ये सारे हमें कंटेंट कहाँ से मिलते हैं, अमेजन प्राइम, इनका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये सारे जो चैनल्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे हमें वेब शोज, ये जो कंटेंट है, जो एंटरटेनिंग कंटेंट्स है वो प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पर ये आया है कि जो हम ये वेब सीरीज़ वगैरह ये सारी देखते हैं, कभी कभी कैसे होती हैं, जैसे कि रिलीजियस जो सेंटीमेंट्स होती हैं उनको हर्ट करती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कभी कभी ये कैसी होती हैं, वल्गर होती हैं। तो इसमें ये जो OTT रेगुलेशन है इसमें यही कहा गया है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, जो OTT रेगुलेशन है इसकी ट्रांसपेरेंसी की तरफ ज़्यादा जाना होगा।
OTT रेगुलेशन क्या है? ओवर द टॉप। ओवर द टॉप अगर हम OTT की बात करें, इसमें जैसे कि कोई भी मूवी वगैरह बनती है पहले तो वो किसके पास जाती है? जो सेंसरशिप बोर्ड होता है उसके पास जाती है और वो सारी देखते हैं कि कैसा कंटेंट है। अगर वो किसी मतलब कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, किसी की जो कोई भी यहाँ पे ग्रुप है उसके जो सेंटिमेंट्स है उसको तो हार्म नहीं कर रहा है ना, वॉलेट नहीं कर रहा है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कंटेंट है वो क्या बच्चों के लिए ठीक है या नहीं, है ना। तो ये सेंसरशिप बोर्ड के पास जाती है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई इसमें अब्यूजिव लैंग्वेज का तो यूज़ नहीं हो रहा है। और जैसे कि आप सभी, जैसे हम घर पे यहाँ पे कोई भी टीवी सीरियल प्रोग्राम देखते हैं तो उसमें जब टीवी पे कंटेंट दिखाया जाता है, कोई भी अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है तो वहाँ पे बीप का साउंड आ जाता है ना, हमने कई बार सुना है। बट ये जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, अगर हम डायरेक्टली सिनेमा हॉल्स में जाते हैं सारी चीज़ें, तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो अब्यूजिव लैंग्वेज ये सारी चीज़ें, वहाँ पर कोई भी ऐसा साउंड नहीं होता, वो टोटली हमें क्लियरली सुनाई देता है। ओके, तो जो सेंसरशिप बोर्ड होती है उसमें ये पूरा कंटेंट होता है कि जैसे कंटेंट है वो कैसा है, सेक्सुअली है, कैसा है, तो उन सारी चीज़ों को अगर वो हार्म करता है तो वो उसको हम यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, अब देख, अगर हम ओवर द टॉप, OTT का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? ओवर द टॉप। अगर हम इसकी प्रॉफिट की बात करें, इसमें हमें प्रॉफिट इन द सेंस बेनिफिट्स क्या क्या हैं। OTT से अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो पहला ये क्या करता है? क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो सॉफ्ट कल्चर है हमारा उसको यहाँ पे प्रमोट करता है। तीसरा यहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं, हर लोग यहाँ पे बॉलीवुड में ही नहीं जा सकते, ना टॉलीवुड में जा सकते हैं, हॉलीवुड में अप्लाई कर सकते हैं, वो सब लोग यहाँ पे एक्टर नहीं बन सकते। तो जो लोग जिनमें यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्टिंग का टैलेंट है वो उसको सामने ला सकते हैं OTT के जरिए से, है ना। तो ये हमने बेनिफिट्स की बात कर ली। अगर हम यहाँ पे इशू की बात करें, अब ये इसके साथ इशू क्या आ रहा है, इसमें जो OTT में कंटेंट रेडी किया जाता है इसमें यहाँ पे मेनली हमें क्या देखने को मिलता है कि नेगेटिव कंटेंट होते हैं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इसमें कभी कभी इसको रिलीजियस को भी यहाँ पे क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है। हमने बहुत सारे यहाँ पे सीरीज देखे जिसके अगेंस्ट यहाँ पे इवन जो कोर्ट्स में केसेस फाइल हुए हैं। ओके, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने यहाँ पे जैसे कि मूवीज़ वगैरह है उसके लिए यहाँ पे सेंसरशिप बोर्ड है, बट इंडिया ने OTT के लिए क्या किया है कि जो OTT हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जो ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं, उनको यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी बना दिया है। 2021 में यहाँ पे रूल आया था, आप यहाँ पे देखिए कि इंडियन गवर्नमेंट अनाउंस न्यू रूल्स टू रेगुलेट द ओवर द टॉप सर्विस प्रोवाइडर एंड डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर इन इंडिया। वो रूल क्या है? रूल कॉल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि आप वो क्या कीजिए, खुद से ही खुद को रेगुलेट कीजिए। जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गए, अमेजन प्राइम हो गए, तो उनको ये कहा कि आप क्या करिए, खुद से ही क्या आपने आपको यहाँ पे आप ऐसी गाइडलाइंस लेकर आइए और अपने कंटेंट को ही यहाँ पे क्या करना होगा, आपको रेगुलेट करना होगा, है ना। ओन रेगुलेशन की यहाँ पे बात आ गई। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पे कोई भी रेगुलेशंस नहीं है रेगुलेट कर इंडिया में, मतलब कि यहाँ पे क्या रेगुलेशन है कि आप क्या कीजिए, खुद को ही रेगुलेट कीजिए। अब यहाँ पे इस रूल के अंदर मेनली यहाँ पे क्या है कि 5 कैटेगरीज यहाँ पे डिसाइड की गई। पहली की जो एज की है, 5 कैटेगरीज कैसे कैसे, एक यूनिवर्सल 7 ईयर्स, 13 ईयर्स, 16 ईयर्स और अडल्ट। ठीक है ना, यहाँ पे उसके उसमें और क्या कहा गया, रूल्स ऑल्सो ले डाउन अ सॉफ्ट टच सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर विद अ कोड ऑफ एथिक्स एंड 3 टायर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर OTT प्लेटफॉर्म। अब इसमें यह भी कहा है कि आपको कैसा बना दिया गया, सेल्फ रेगुलेटरी, आप खुद ही अपने कंटेंट को क्या करिए, सेल्फ रेगुलेट कीजिए। अब आप जो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे मेन फोकस किस पे रखना होगा, जो कोड ऑफ एथिक्स है उसको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और ग्रीवेंसेस रिड्रेसल, कभी कभी ऐसा होता है ना जैसे कि हमें कोई कंटेंट पसंद नहीं आया, तो वहां पे आप क्या कीजिए, अपना जो ग्रीवेंस रेड्रेसल का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो नंबर प्रोवाइड किया जाता है आप उसे प्रोवाइड कीजिए, ताकि क्या कर सके, जो पर्सन है वो अपने जो ग्रीवेंसेस है उसको वहाँ पे एड्रेस कर सके। बट क्या होता है, जो उन्होंने ये, अब आपको लगता है किसी चीज़ को अगर आप सेल्फ रेगुलेटरी बना देंगे तो खुद को वो रेगुलेट करेगा। अगर ऐसे कि आपको यहाँ पे डेली क्या करना है, न्यूज़ का एनालिसिस करना है, ठीक है, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली कंटेंट नोट्स बनाने, सारी चीज़ें, हमने यहाँ पे कोई प्रेशर नहीं किया, आपके ऊपर इसको छोड़ दिया कि हाँ आप ऐसा करिए, तो क्या आप करेंगे, क्या आप डिसिप्लिन में यहाँ पर रहेंगे? नहीं, है ना, जब तक आपके ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें बस यही, अब उन्होंने क्या है, OTT के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको सेल्फ रेगुलेटरी तो बना दिया है, यहाँ पे ग्रीवेंस रिड्रेसल के यहाँ पे जो नंबर वगैरह वो भी सारे प्रोवाइड कर दिए, बट इसका जो मैकेनिज्म है इतना ज़्यादा यहाँ पे हार्ड है। दूसरी बात, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है उसका यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो पर्सन है वो कभी कभी वो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में जो नोटिफिकेशन है, रेगुलेशन है, रूल्स है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली यही कहा जा रहा है कि एवरी पब्लिशर शुड अपॉइंट अ ग्रीवेंस
ऑफिसर बेस्ड इन इंडिया फॉर रिसीविंग एंड रीएड्रेसिंग ग्रीवेंसेस इन 15 डेज। ये सब सारी बातें कहाँ गई, कहाँ किस में है, ये हमारे 21 के रूल में है, ठीक है ना। बट देयर इज करेंटली नो रूल or no authority in regulating pre-screen content on OTT platforms. However, the government has the power to issue directives to block certain information to be public access under Section 69A of the IT Act 2000. यहाँ पर ये सारी चीजें बताई गई, बट यहाँ पे कोई भी ऐसी अथॉरिटी या कोई भी ऐसा रेगुलेशन नहीं लेकर आया OTT प्लेटफॉर्म के अंदर। गवर्नमेंट के पास यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं पावर है कि वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टिव्स इशू कर सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के लिए अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट 2000। बट देखिए अगर गवर्नमेंट ऐसा करती तो उसमें फिर क्या बात आ जाती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको क्या कर रही है यहाँ पे वॉयलेट कर रही है ना, उस पर रोक लगा रही है। तो देखिए इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक मीडियम अप्रोच अपनाया है, ठीक है ना, मीडियम को अप्रोच किया है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, जो इनका जो प्लेटफॉर्म्स है वो खुद को यहाँ पे रेगुलेट करें, ताकि उनका जो फ्रीडम का राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो भी यहाँ पे क्या हो, कर्टेल ना हो, और यहाँ पे जो कंटेंट है वो भी क्या हो, पब्लिक जो उसको एक्सेस करती है उसके अकॉर्डिंग हो, ठीक है ना। किसी भी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं, एब्यूजिव लैंग्वेज है, नेगेटिव कंटेंट है, उसको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा शो ना करें, ठीक है। गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को यहाँ पे नीड है स्क्रूटनाइज करने की। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करें, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मनरेगा वोज पेमेंट डिलीज टेक इशू बजट कट्स। मनरेगा ये जो है अभी कंटिन्यूसली न्यूज में रहेगा, तो आपको ये जो टॉपिक है मनरेगा उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। मनरेगा क्या है, मनरेगा एक स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। इसमें क्या किया जाता है, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। मेनली ये रूरल एरिया के लिए है कि रूरल एरिया में अगर किसी ने भी एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करी, तो अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है, कोई भी ऐसा काम, मान लीजिए कोई काम ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा, बट उन्होंने क्या करी, डिमांड करी है कि हमें क्या चाहिए, कि काम चाहिए, तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे तो आपको उसमें 100 डेज का क्या होगा, आपको उसको वेजेस प्रोवाइड करने होंगे। ओके, ये हमारी मनरेगा स्कीम है। अब ये स्कीम क्यों लेकर आई गई थी, पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। ये स्कीम लेकर आई गई थी ताकि हम क्या कर सके, जो रूरल एरिया है उसका यहाँ पे डेवलपमेंट कर सकें, ठीक है। माइग्रेशन को यहाँ पे स्टॉप कर सकें, क्यों, क्योंकि जब काम की तलाश में क्या होता था, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन, रूरल से हमें अर्बन एरिया में जो माइग्रेशन है वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता था। अब जब माइग्रेशन होता था, इसके कारण जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है अर्बन एरिया का, उस पर इम्पैक्ट पड़ता था, ठीक है ना। हेल्थ इश्यूज बहुत सारे फेस करने पड़ते थे। थर्ड, इसमें बात की गई कि इसमें क्या है, विमेन्स को भी पार्टिसिपेट करा है। अब विमेन का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, विमेन के पास में वो फाइनेंशियली थोड़ी थोड़ी स्ट्रांग होती गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, विमेन का एम्पावरमेंट हमें दिखाई देता नजर आया। तो इसलिए हमने इस स्कीम को, और दूसरी साथ साथ यहाँ पे जो रूरल एरियाज हैं, है ना, उनका क्या होगा, डेवलपमेंट भी होगा। जैसे कोई भी रोड है, रोड कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कैनाल बनाया जा रहा है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डेवलपमेंट होगा रूरल एरियाज का। इसलिए ये स्कीम लेकर आ गई थी। अब इस स्कीम में मेनली क्या प्रॉब्लम आ रही है, पहली प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, क्या हो रहा है कि जो बजट है उसमें, इसका जो बजट है उसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। पेमेंट्स में यहाँ पे डिले हो रही है, टेक्निकल यहाँ पे इशूज आ रहे हैं। टेक्निकल इशू की बात करें तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो एक स्कीम लेकर आई है, ABPS क्या है, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम से इसको 1 फेब से यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है कि 1 फेब से हर एक वर्कर्स को क्या करना होगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यहाँ पे उनको रजिस्टर करना होगा, और 1 फेब से उनको यहाँ पे जो डायरेक्टली क्या होगा, उनके बैंक अकाउंट में जो वेजेस हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इशू ये क्या आ रहा है कि बहुत सारा इशू ये आ रहा है कि 80% अगर हम डेटा की बात करें तो 80% अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो यहाँ पे बहुत सारे जो फॉर्मेलिटीज हैं उसको यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। अदर स्टेट्स की बात करें तो 40% जो ऐसे वर्कर्स हैं वो बताया जा रहा है कि वो एलिजिबल ही नहीं है ABPS में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। मेनली क्या क्या प्रॉब्लम, अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो वर्कर्स हैं वो क्या हो रहा है, इससे कट कर रहे हैं। अब वर्कर्स जब इससे कट कर रहे हैं तो इसका जो हमारा एक पूरा डेटा बनता है, वर्कर्स कट कर रहे हैं तो जो पूरा डेटा बनता है, क्या बनता है कि इसमें जो वर्कर्स है कम है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसमें बजट का जो एलोकेशन है उसको कम करेगी। बजट का जब एलोकेशन कम करेगी तो इससे क्या होगा, यही हो रहा कि मतलब कि हमें यहाँ पे जो काम है ना, रोजगार की जो डिमांड है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। डिमांड कम हो रही तो बजट कम होगा, बजट कम होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो स्कीम है आप कह सकते हैं जिसका मेन मोटिव था कि हमें माइग्रेशन को कम करना है, यहाँ पे रूरल एरिया को एम्पावर करना है, डेवलपमेंट करना है, वो धीरे धीरे हमें खत्म होता नजर दिखाई देगा।
ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए अब डेटा की बात करें तो सबसे जब यहाँ पे 2009 की बात करते हैं, जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ पे बजट देखिए तो 3.4% था, फिर ये धीरे धीरे 2% पे आया, फिर ये थोड़ा सा राइज हुआ 3.2%। ये कब था हमारा, जी कोविड-19 का हमारा पीरियड था, इसलिए यहाँ पर बजट में ज़्यादा यहाँ पे हाइक हमें देखने को मिला 1.3%। अभी और ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें डाउनफॉल नज़र आता दिखाई दे रहा है। इसमें और बात करते हैं जो वेजेस पेंडिंग है, करोड़ों रुपीस जो है यहाँ पे वेजेस क्या है, पेंडिंग है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 98% वेस्ट बंगाल सबसे हाईएस्ट में आ रहा है। 98% जो ट्रांजैक्शन है वो अभी वर्कर्स का क्या है, पेंडिंग है। राजस्थान की बात करें तो उसमें 1138 जो परसेंट है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन अभी पेंडिंग है। इवन अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, बिहार, एमपी, यहाँ तो नेगेटिव में ही मार्किंग चल रही है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा, धीरे धीरे अगर हम वेजेस को पेंडिंग रखते हैं, उनको वेजेस प्रोवाइड ही नहीं करते वर्कर्स तो जो वर्क की डिमांड होगी वो क्या होगी, कम होगी, डिमांड कम होगी। अब तो वो क्या होगा, जो हमने माइग्रेशन को ये सारी चीज़ें रोकने के लिए ये स्कीम लेकर आए थे वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। रूरल एरियाज़ में, रूरल से यहाँ पर अर्बन एरिया की तरफ जो माइग्रेशन होगा वो बढ़ेगा, माइग्रेशन यहाँ पे बढ़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है ना कि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर सेम काम के लिए मुझे यहाँ पे 500 रुपीज़ प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अर्बन एरियाज़ में, और रूरल एरियाज़ में सेम वर्क के लिए मुझे यहाँ पे 300 प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इवन वो भी हमें यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, यहाँ पे हम जो हमें यहाँ पे हमारे पूरे काम के जो पैसे मिल रहा है, वेजेस मिल रहा है, हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या होगी, यहाँ पे डिमांड जो होगी हमारी कम होगी। तो आई होप आपको यहाँ पे आर्टिकल क्लियर होगा। मैंने अब देखिए ये जो न्यूज़ है मनरेगा वो कंटिन्यूसली यहाँ पे न्यूज़ में रहेगा, तो आपको ये जो आर्टिकल है, ये न्यूज़ है मनरेगा, ये टॉपिक, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक आ रहा, पेमेंट डिलेज हो रहे हैं, टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो वर्कर्स हैं अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं एबीपीएम स्कीम के अंदर। ठीक है, एबीपीएस जो हमारी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है, इसके अंदर इंक्लूड ही नहीं कर पा रहे, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें जो बजट है उसको भी क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मूव करें। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट व्हाट इट हैज़ डन टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि जो वर्कर्स होते हैं उनको सीवेज में, मतलब उनकी साफ सफाई के लिए वो करा जाता है। तो इसका यहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा रिकॉर्ड मांगा है। ठीक है, इस रिकॉर्ड में क्या है, मेनली द सुप्रीम कोर्ट हैज डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड विद इन 6 weeks टू स्टेप टेकन बाय इम्प्लीमेंट इट्स नियरली 10-year old जजमेंट टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग। यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको बैन करके रखा है हमारे इंडिया में, और इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अब तक क्या क्या स्टेप्स लिए हैं इसका पूरा रिकॉर्ड मांगा है। किसने, सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, तो आपको आप सभी को ये समझ में आया, यहाँ पे 2 एक्ट लेकर आया गया था। क्या, एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल scavenger and construction of dry latrines prohibition act 1993 and the prohibition of employment as a manual scavenger and their rehabilitation act 2013। यहाँ पर ये 2 एक्ट आए थे जिसके अंडर जो मैनुअल स्कैवेंजिंग थी उसको पूरा बैन किया गया। अब यहाँ पे जो मैनुअल स्कैवेंजिंग बैन किया गया, इसके अगेंस्ट में जो 10 साल हो चुके हैं, इसको हम 2013 में ये एक्ट आया था, आज 2023 है, तो 10 सालों में पूरे इन 10 ईयर्स में गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं उसको यहाँ पर पूरा उसका पूरा क्या किया, रिकॉर्ड मांगा है। अब देखिए हम मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में, अब ये न्यूज़ में है, इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये। Manual scavenging is defined the removal of human excrement from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutter and sewers। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, जैसे कि जो ड्राई लेट्रिन है उनको यहाँ पे क्लीन करना, रिमूव करना, ह्यूमन का जो एक्सक्रीमेंट है, जो हमारे स्ट्रीट्स में जो बहते रहते हैं सारी चीज़ें, टैंकर्स वगैरह, गटर वगैरह, सीवर वगैरह, उनका जो रिमूवल है वो कौन करता है, इसमें यहाँ पे जो वर्कर्स उनको यहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता था। ठीक है, ये मैनुअल स्कैवेंजिंग होता है। इसको बैन करने के लिए, इस प्रैक्टिस को बैन करने के लिए 2013 में हमारा एक्ट आया था, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। ठीक है, द एक्ट बैन द यूज ऑफ एनी इंडिविजुअल मैनुअल क्लीनिंग, कैरिंग, डिस्पोजिंग और अदरवाइज हैंडलिंग इन एनी मैनर ह्यूमन एक्सक्रीटरा टिल इट्स डिस्पोजल। मतलब कि यहाँ पे उसको टोटली इसको बैन किया गया है कि कोई भी जो इंडिविजुअल है इस एक्ट में यहाँ पे इंगेज नहीं होगा, चाहे वो क्लीनिंग का हो, उसको कैरी करने का हो, डिस्पोज करने को, कैसा भी हो, कोई भी अगर ह्यूमन एक्सक्रीटरा का डिस्पोजल तक का कोई भी इंडिविजुअल इस एक्ट में क्या होगा, इन्वॉल्व नहीं होगा। इसको, इस एक्ट को डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस के तहत बताया गया है, जिसके कारण इसको यहाँ पे बैन किया गया। ओके, अगर हम स्टेप्स की बात करें कि
ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है इसको रोकने के लिए क्या क्या किए गए, तो 2020 में भी हमारा क्या आया था, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर एंड रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल आया था 2020 में। इसमें जो हमारा एक्ट था 13 वाला, उसको यहाँ पे क्या किया गया था, अमेंड किया गया। इसका मेन पर्पस क्या था, सीवर क्लीनिंग, इंट्रोड्यूस वेज टू ऑन साइट प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड कंपनसेशन टू मैनुअल स्कैवेंजर इन केस ऑफ सीवर डेथ। तो यहाँ पे अगर जब सीवेज वगैरह क्लीन करते टाइम अगर किसी भी वर्कर की यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसको यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ये इस एक्ट में यहाँ पे ऐड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इन सैनिटरी लेटरिन एक्ट 2013, यहाँ पर एक ये एक्ट है। स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर हम देखते हैं जो सैनिटेशन वर्कर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, स्केड्यूल ट्राइब्स या फिर स्केड्यूल कास्ट के होते हैं। ठीक है ना, तो उनको रोकने के लिए ये एक्ट लेकर आया था। इसमें मेनली क्या कहा है, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट बिकम एन इंटीग्रेटेड गार्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर। मोर देन 90% पीपल एम्प्लॉयड एज मैनुअल स्कैवेंजर बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट। दिस बिकम एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क टू फ्री मैनुअल स्कैवेंजर फ्रॉम डेजिग्नेटेड ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब यहाँ पे क्या हो गया था, जो स्केड्यूल कास्ट है उनका एक ये ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन बन गया था कि आपका जो मेन काम है वो क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग है, सैनिटेशन वर्कर की तरह ही आपको काम करना है। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे 1989 में ये एक्ट लेकर आया गया था। ओके, यहाँ पे और भी है, नमस्ते एक स्कीम है जिसमें बीइंग अंडरटेकन जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स टू एम टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिस। यहाँ पर जो अनसेफ सीवर है और सेप्टिक टैंक है उसको क्लीन करने के लिए, इसकी प्रैक्टिस को क्लीन करने के लिए यहाँ पर नमस्ते इस स्कीम को लेकर आया गया था। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे जो स्कीम थी हमने सारी पढ़ ली मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट मूव करें हम, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, सुप्रीम कोर्ट इंटीग्रेटेड बाय द लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केसेस। नाउ यहाँ पर एक स्कीम है गवर्नमेंट की, इसका नाम है क्या, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति जो स्कीम है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर क्या क्या आता है, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये सारी चीजें किसके अंदर आता है, मिशन शक्ति के अंदर। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 4.4 लाख केसेस क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस की क्या है, पेंडिंग है। क्या 4.4 लाख इन 108 डिस्ट्रिक्ट्स, 801 डिस्ट्रिक्ट में 4.5 लाख से ज्यादा जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं वो अभी भी क्या है, पेंडिंग है। इसका मेन इशू क्या आ रहा है, मेन इशू ये आ रहा है कि जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, एक प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, इसको अपॉइंट किया जाता है, किसमें कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस होता है तो उसमें जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। ये कौन किसके अंडर है, ये जो हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है उसके अंडर सेक्शन 8 में ये यहाँ पे प्रोविजन है कि कोई भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो आपको वहाँ पर क्या करना होगा, डोमेस्टिक ऑफिसर को अपॉइंट करना होगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो कौन सी होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए। विमेन के साथ साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है, लैक ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर। अब जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है वो कैसा रहेगा, लाइक द मजिस्ट्रेट हु आर टास्क्ड with the implementation of the enactment have been conceived as a backbone of eradicate। इसका जो मेन काम रहता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, किस तरीके से उनको जो विक्टिम है उसका मेनली क्या होना चाहिए, विमेन होनी चाहिए। अब इसका जो मेन रोल है विक्टिम को यहाँ पे उसकी फाइल कंप्लेन करना, जितनी भी इंफॉर्मेशन है पुलिस को वो देना। ठीक है ना, क्या हमें यहाँ पे प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन किस तरीके से उनको प्रोवाइड करना चाहिए विक्टिम को, विक्टिम की सारी जो इन्फॉर्मेशन है, राइट्स है, लीगल राइट्स है, उसको यहाँ पे जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है सारी जगह पर, जैसे कोई एक केस आ गया यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अब जो विक्टिम है उसकी सारी जो कंप्लेन होगी, जो उसके राइट्स होंगे, इन्फॉर्मेशन होंगे, वो सारी चीजें निकालेंगे। इवन जब तक वो केस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वहां पे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर रहेगा। बट यहाँ पे सबसे बड़ी कमी किसकी आ रही है, प्रोटेक्शन ऑफिसर की कमी आ रही है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या हो रहा है, इनकी जो कमी हो रही है डोमेस्टिक वायलेंस केस में, आपको इसको यहाँ पे क्या करना होगा, देखना होगा। तो देखिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर हु शुड आइडियली बी अ वुमेन हैव पाइवटल रोल फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनका बहुत बड़ा रोल होता है। अब यहाँ पे इनकी कमी आ रही है जिसकी वजह से हमारे जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो पूरी डॉक्यूमेंट एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिमांड करी है कि द कोर्ट हैज आस्क्ड द गवर्नमेंट टू प्लीज एंड रिकॉर्ड द करंट स्टेटस ऑफ मिशन शक्ति। जो आपने मिशन शक्ति स्कीम लेकर आए इसका जो करंट स्टेटस है उसको आप हमारे सामने रखिए। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो इसमें दो चीज आ गई, पहला क्या, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है, एक स्कीम है जिसमें विमेन को सेफ्टी, सिक्योरिटी और एम्पावर किया जाता है। ठीक है, इसमें अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है तो विमेन को यहाँ पे एक जो विक्टिम होता है उसको प्रोटेक्शन ऑफिसर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि स्टार्टिंग से बिगिनिंग टू एंड तक वो क्या रहता है, उस केस में उस विक्टिम के साथ रहता है और सारी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से वो मजिस्ट्रेट की तरह ही काम करता है। ओके,
तो उसकी क्या हो रही है, आज के टाइम पर अब कमी आ रही है। आइडियली वो कौन होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, एज अ पार्ट ऑफ बंजारा कम्युनिटी आउटरीच यूनियन गवर्नमेंट टू मार्क संत सेवरल महाराज जयंती। अब यहाँ पे देखिए, जो बंजारा कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा यहाँ पे आउटरीच हो रहा था, जिसके कारण यहाँ पर जो बंजारा कमेटी के यहाँ पे महाराज हैं संत सेवालाल महाराज, उनकी जयंती को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो उनकी 284th बर्थ एनिवर्सरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे मेनली इनका मेन फोकस ये है कि जो बंजारा कम्युनिटी उनको हम आगे लेकर आए। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो फिगर है, तो ये कौन थे, ये इंडियो सोशियो रिलीजन रिफॉर्मर थे, कम्युनिटी लीडर, इज नाउ रिवर्स बाय क्षत्रिय गौर बंजारा कम्युनिटी एज ए स्पिरिचुअल ग्रुप। जो बंजारा कम्युनिटी है उनको अपना ये स्पिरिचुअल ग्रुप की तरह मानती है, ठीक है ना। इनका मेन काम क्या था कि कम्युनिटी इज अ फॉस्टर ड्वेलिंग। जो बंजारा कम्युनिटी होती है वो क्या है, ये फॉस्टर ड्वेलिंग है, वेरियस एडवेंचर कम्युनिटी हुज बिलीफ सिस्टम कल्चर प्रैक्टिस इवॉल्व इनोसेंस विद द नेचर। इनका मेन जो एक तरीके से कह सकते हैं जो प्रैक्टिस है वो क्या है, इनोसेंस विद नेचर। नेचर को हमें क्या करना, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। They have a symbiotic relation with the nature, forest and wildlife while having distinguished culture and language। और इनकी जो लैंग्वेज होती है, कल्चर होता है, पूरी तरीके से अलग होता है। और उनका मेन जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के। ये जो बंजारा कम्युनिटी, इनका 22 प्रिंसिपल्स हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि फॉरेस्ट को और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, नेचुरल लाइफ है उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी है ना, लाइफ लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ हमें जीना, झूठ नहीं बोलना, है ना। ये सारी चीजें के 22 प्रिंसिपल्स है, आप इनको यहाँ पे देख सकते हैं। प्रोवाइड फूड टू हंग्री एंड हेल्प नीडी पीपल, जो भी हंग्री पीपल है ना। रिस्पेक्ट एल्डर, लव यंगर्स, ऑल्सो रिस्पेक्ट एनिमल्स। तो ये टोटल क्या है, उनके 22 प्रिंसिपल्स हैं ये बंजारा कम्युनिटी के। आप एक बार यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये यहाँ पे संत सेवालाल जी हैं। तो इनकी क्या की जा रही है, 284th जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो आज इतना ही, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।